हाँ जी, नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। दे दो हेडिंग, दे दो मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन। पिछले लेक्चर में बात हुई थी अप्रोचेस की। अप्रोचेस होती है फिलॉसफी, ओवरऑल आइडिया। मेथड माने एक्चुअल वे हाउ डू वी ट्रांसलेट। अप्रोचेस माने हाउ डू वी अप्रोच अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ओवरऑल क्या फिलॉसफी लेके चलना है, एटीट्यूड क्या है, और यहां पे तरीका करना कैसे। ठीक है, तो ट्रांसलेशन बहुत ही डिफिकल्ट टास्क माना जाता है और बहुत सारे अलग अलग फिलोसोफर्स ने, अलग अलग थिंकर्स ने अलग अलग मेथड हमारे सामने रखे। हम लोगों ने सभी मेथड को थोड़ा उसकी इंट्रोडक्शन शॉर्ट देख लेंगे, फिर हम लोग लास्ट में पहुंचेंगे रिजल्ट, जो हमारे 5 मेथड है वो सिलेबस में। ठीक हो जाएगा जी, 5 मेथड हमारे सिलेबस में। और इन मेथड्स की शुरुआत वैसे तो जॉन ड्राइडन ने की थी, तो कैसे हम वहां तक पहुंचे हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। कुछ नाम इसमें आएंगे पहले सामने। रॉबर्ट होम्स हैं जैसे, इन्होंने सबसे पहले बोला कि जी 4 मेथड्स होते हैं ट्रांसलेशन के। और फर्स्ट मेथड में फॉर्म ओरिजिनल की मेंटेन की जाती है, सेकंड में फंक्शन ऑफ द टेक्स्ट को डिसर्न किया जाता है, और थर्ड में कंटेंट ड्रिवन होता है, फोर्थ वाले में उसने बोला कि मिनिमम सिमिलैरिटी रखी जाती है। मैं कल भी बात कर रहा था कि मोटे तौर पे हम लोग सोर्स टेक्स्ट को या सोर्स लैंग्वेज को या सोर्स कल्चर को टारगेट टेक्स्ट, टारगेट लैंग्वेज या टारगेट कल्चर में लेके जाते हैं। यही बेसिक काम है ना। अब मेथड का मतलब है कि कौन कौन से तरीके से जाया जा सकता है। अप्रोच हमारी 2 तरीके की रहती है कि हम सोर्स टेक्स्ट को ज्यादा फोकस करेंगे या टारगेट टेक्स्ट को ज्यादा फोकस करेंगे। सोर्स लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करेंगे, टारगेट लैंग्वेज को ज्यादा फोकस करेंगे। अगर टारगेट वाले हिस्से पे हमारा फोकस ज्यादा है, इसकी तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये इस पे ऊपर एम्फेसिस ज्यादा है, तो बोल देंगे जी डोमेस्टिकेशन हो रहा है। अगर इसके ऊपर फोकस ज्यादा है तो बोल देंगे फॉरेनाइजेशन हो रहा है। ये है फिलॉसफी। मेथड, तो मेथड में जो बात होती है तो इसमें कई तरह की ट्रांसलेशंस की जिक्र करते हैं। जैसे एक एंड्रे लेफेवेरे करके हैं जिन्होंने 7 मेथडोलॉजीज दे दी, 4 की बजाय 7 बना दी। इसमें फोनेमिक, लिटरल, मेट्रिकल, पोइट्री इनटू प्रोज करने की कोशिश की, राइम ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। फिर और भी हमारे पास थिंकर आए, जैसे एक ब्लैंक वर्स ट्रांसलेशन बोली, इंटरप्रिटेशन बोली। एक लार्सन करके आए, लार्सन ने 2 तरह की दे दी। उन्होंने बोला एक फॉर्म बेस्ड होती है और एक लिटरल, फॉर्म बेस्ड या लिटरल ट्रांसलेशन होती है, और एक को उन्होंने बना दिया था भाव वाली ट्रांसलेशन, इसमें हम फीलिंग्स को ट्रांसलेट, इडियोमेटिक ट्रांसलेशन उन्होंने बोला। फिर इसी तरह से न्यूमार्क है, तो न्यूमार्क ने 8 टर्म्स यूज की हैं ट्रांसलेशन के लिए। कई तरह की ट्रांसलेशंस निकल के आई। फिर एक ट्रांसलेशन आती थी जिसमें फ्री ट्रांसलेशन का जिक्र करते थे। फ्री ट्रांसलेशन वाले में मतलब कि मैनर और फॉर्म का कोई ध्यान नहीं रखा जाता था ओरिजिनल का। ठीक है, तो ये कई तरह की ट्रांसलेशन निकल के आई हैं। अब अल्टीमेटली जो मेरे पास इंटरलिंगुअल, इंट्रालिंगुअल वाली तो मैंने पहले भी बोली थी ना आपको, ये जेकबसन की दी हुई है, सिंपल। अच्छा, अब हम लोग जो मतलब इसको शुरुआत मानते हैं हम, तो क्लासिकल मॉडल से शुरू करूंगा मैं, जो हमारे सिलेबस का हिस्सा है। क्लासिकल मॉडल में मेथड्स ऑफ ट्रांसलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो निकल के आएगा वो भाई हैं जॉन ड्राइडर। जॉन ड्राइडर। अब इसमें आप लोग कैसे करना चाहोगे? लिखवा दूं? बोलो बच्चा, लिखवा दूं? तो लिख ही लो, फिर लिखेंगे तब थोड़ा क्लियर हो जाएगा बोर्ड ना। ऐसे नहीं पता चलना। लिखो, आप थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिख डालो।
John Dryden was the first. John Dryden was the first poet to divide and analyze the process of translation. Divide and analyze the process of translation. He has classified the translation process into three forms. He has classified the translation process into three forms. तीन फॉर्म्स में इसने क्लासिफाई कर दिया है. फर्स्ट इज मेटाफ्रेज, सेकंड इज पैराफ्रेज, थर्ड इज इमिटेशन. इमिटेशन, IMITATION. इसके अलावा जो मॉडर्न है उनमें ऐड हो जाएगा अडेप्टेशन और इंटरप्रिटेशन. पहले ये लिख लें तीन. ड्राइडन भैया यहीं तक थे, उन्होंने इससे आगे नहीं दिया था, लेकिन मॉडर्न वाली जो हमारे पास थियरीज आई ट्रांसलेशन की, उसमें फिर अडेप्टेशन और इंटरप्रिटेशन भी ऐड हुए. पहले ये तीन. और ड्राइडन भैया ने कहाँ किया है? 1680 में. अभी ये बुक भी हमने पढ़ना है, एपिस्टल्स भी हमने पढ़ने हैं थोड़े से, पर आइडिया दे देता हूं. इन्होंने एक बुक ट्रांसलेट की थी, और उस बुक की ट्रांसलेशन, बुक कौन सी थी? ओविड, एक हमारे पास रोमन ओविड करके पोएट हुए, तो इसके एपिस्टल्स हैं लिखे हुए. मतलब इसने लिखी थी पोइट्री, ड्राइडन ने उसको किया ट्रांसलेट. जब उन्होंने ट्रांसलेट किया तो उस बुक की इंट्रोडक्शन लिखी. उस इंट्रोडक्शन में उन्होंने अपने मेथड्स का जिक्र किया कि पोइट्री ट्रांसलेट करने के लिए या किसी भी ट्रांसलेशन को करने के लिए किस तरह की चीजों की जरूरत पड़ती. ठीक है, तो इसमें मेटाफ्रेज में लिख लो, एक्सप्लेन करना है. मेटाफ्रेज, वर्ड फॉर वर्ड और इंटरलीनियर ट्रांसलेशन. मेटाफ्रेज इज वर्ड फॉर वर्ड और इंटरलीनियर ट्रांसलेशन. इंटरलीनियर का मतलब है वर्ड फॉर वर्ड और लाइन फॉर लाइन. एक बार लाइन, उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन, एक लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, इस तरह से चले. वर्ड फॉर वर्ड और लाइन फॉर लाइन ट्रांसलेशन. It is the type found especially in the editions with parallel text. In the editions with parallel text. Full stop. The term metaphrase comes from the Greek. The term metaphrase comes from the Greek metaphrazao. पेज नंबर 57 पे लिख रखा है ये वर्ड, आपके पास पेज नंबर 57 में लिख रखा है. ग्रीक में ओरिजिनल वर्ड जो है मेटा, देखो मिला,
मेटाफ्रेजाओ करके लिख रखा है, यहां नीचे है, ये दिखता है इन्वर्टेड कॉमा में। दैट इज आई एक्सप्रेस विद इन और आई एक्सप्रेस टू वर्ड, आई एक्सप्लेन टू वर्ड, ये इसका अर्थ होता था। मेटाफ्रेजाओ, जहां से ये मेटाफ्रेज शब्द निकला है, तो ओरिजिनल ग्रीक शब्द का अर्थ है आई एक्सप्रेस विद इन और आई एक्सप्लेन टू वर्ड। Full stop. The translator, by using this method, the translator, by using this method, focuses on the translation of single words, focuses on translation of single words so that the reader can trace back, so that the reader can trace back to the original word. Without referring to a dictionary, without referring to a dictionary. Full stop. पढ़ो जरा क्या बनी लाइनें, दो तीन लाइनें जो बनी पूरा। टू अ डिक्शनरी। फुल स्टॉप। पैराफ्रेज में लिखो, अब सेकंड दे दो, पैराफ्रेज। पैराफ्रेज में देखो अब क्या हो जाएगा। इन पैराफ्रेज ट्रांसलेटर हैज author has the author in his mind. Translator has the author in his mind and not his words, and not his words. The translator focuses on the sense of the original text rather than individual words or lines. The translator focuses on the sense of the original text rather than individual words or lines. This term comes from the Greek word. This term comes from the Greek word अब ग्रीक वर्ड क्या है? पैराफ्रेजो। देख लो वहां लिखा हुआ है पैराफ्रेजो, और इसका अर्थ होता है आई एक्सप्रेस नियर, आई एक्सप्रेस नियर। The next sentence, the idea contained in the original text, the idea contained in the original text is conveyed in reader's language or is expressed in reader's language.
readers apostrophe s, readers language by the translator, by the translator. It can also be called, या this translation can also be called sense for sense translation. ये दूसरी टाइप होगी, पहली थी word for word, तो पैराफ्रेजिंग को क्या बोल दिया मैंने, sense for sense translation. This translation can also be called sense for sense translation. जब sense for sense लिखा है तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में ले लेना है sense for sense, बस. पहला हो गया शब्दानुवाद, शब्दों का शब्दों में अनुवाद या लाइन बाय लाइन अनुवाद. दूसरा हो गया भावानुवाद, सेंस फॉर सेंस. इसमें ओरिजिनल के शब्द इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका मैसेज इंपॉर्टेंट है, भाव इंपॉर्टेंट है. तो वो भाव को ट्रांसलेट करेगा. जैसे हम लोग भी ये चीज करते हैं रूटीन में. जैसे आप लोगों को मैं बोलता हूं कि यार ये पोयम है, इसको मुझे समरी बना के दो. तो पोयम की जब आप समरी बना रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली भावानुवाद. क्योंकि आप पोयम, ओरिजिनल तो पोयम लिखी है लेकिन आप उसको पैराग्राफ में लेके आ रहे हो, पैराफ्रेजिंग कर रहे हो, अपने शब्दों में एक्सप्रेस कर रहा है रीडर. उसने क्या समझा तो वो बन गया पैराफ्रेजिंग. वी कॉल इट भावानुवाद, सेंस फॉर सेंस ट्रांसलेशन. तो यही दो मेन मुद्दे जो बार बार आएंगे सामने, सेंस फॉर सेंस, वर्ड फॉर वर्ड. तीसरा होता है इमिटेशन, IMITATION, इमिटेशन. अब जो हमारी कल्चर या आर्ट है उसमें इमिटेशन को हम आर्ट की शुरुआत मानते हैं. इमिटेट करने का मतलब होता है कॉपी करना. जैसे छोटा बच्चा है तो वो चलना सीखता है, बोलना सीखता है कॉपी कर करके, देख देख के. खाना कैसे खाना है तो बड़ों को देखता है कैसे खा रहे हैं. बोलना कैसे है, शब्द आर्टिकुलेट कैसे करना है, बड़ों को देखता है कैसे कर रहे हैं. और जब राइटर या किसी पेंटर ने अपनी जिंदगी में अपना करियर बनाना है तो पहले वो बड़े लोगों को देख के पेंटिंग करना सीख रहा है कि कैसे ब्रश चलाना है, कैसे स्ट्रोक लगाना है, कैसे म्यूजिक बनाना है. माने वी स्टार्ट द आर्ट. इमिटेशन इज आर्ट. बेसिक स्टेप, पहला स्टेप है इमिटेशन. किसी ने मान लो क्रिकेट खेलना भी सीखना है तो पहले तो वो बुक में देखेगा डायग्राम्स कैसे बने हुए हैं कि कवर ड्राइव लगाना है तो ये पोज आता है कवर ड्राइव का, इस तरफ को पैर लेके जाते हैं, इस तरफ को स्टांस होना चाहिए, इधर को ग्लांस करना है, लेग ग्लांस कैसे लेना है, स्ट्रेट ड्राइव कैसे लेना है, हुक कैसे लेना है. हर एक को वो कॉपी बुक स्टाइल करेगा पहले. फिर जब अपना इस्टेब्लिश हो जाएगा उसके बाद वो वैरायटी लेके आता है या एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता है. जैसे राइटिंग है तो हम लोगों ने जब लिखना शुरू किया तो टीचर ने या मम्मी ने या पापा ने हाथ से पेन पकड़ के पहले लिखवाया होगा, बच्चे लिख एक, मतलब एक इस्टेब्लिश था. हमने क्या किया, उसको अपनी कॉपी पे इमिटेट कर लिया. इमिटेशन माने कॉपी करना, ठीक है, नकल उतारना. उससे शुरुआत होती है ज्ञान की. समझ रहे हैं बात कुछ, ठीक. अब यहां इमिटेशन क्या है, ट्रांसलेशन में जब मैं इमिटेशन की बात करता हूं तो इमिटेशन का मतलब ये हुआ कि वो ओरिजिनल से हिंट लेगा. समझ रहे, हिंट लेगा, लिखेगा अपनी तरफ से, हिंट लेके कॉपी करेगा. माने ओरिजिनल क्यों, ट्रांसलेटर कॉपी करके नई चीज बना देगा चाहे. जैसे नॉर्मली हम लोग कैसे बोलते हैं ना कि ये कॉपी किया हुआ है, जैसे गाना कोई हॉलीवुड की मूवी कॉपी करके बना दी हुई, तो उसने ओरिजिनल से क्या लिए, हिंट, आइडिया लिया और यहां बना दिया. समझ रहे हैं, उसको क्या बोल देते हैं, इमिटेशन. ठीक है, तो इमिटेशन में लिख लो. इन दिस मेथड द ट्रांसलेटर टेक्स द लिबर्टी, translator takes the liberty with not only the words and sense, with not only the words and sense, but sometimes simply takes general hints from the original. But sometimes simply takes general hints
from the original to create the translated work. To create the translated work. Imitation is the most creative method of translation. Imitation is the most creative method of translation. The word imitate comes from the root imitate. The word imitation करना, the word imitation comes from the root word imitate, which means to copy or to mimic. MIMIC. To copy or to mimic. MIMIC. जैसे आपको पता है जो कमीलियन होता है ना, कमीलियन, गिरगिट, उसको जिस भी बैकग्राउंड में रखोगे ना वो ऐसा रंग ले लेता है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि बैकग्राउंड के कलर्स को, उसके पैटर्न को मिमिक कर लेता है। मिमिक करना माने कॉपी करना, कैमोफ्लाज बोलते हैं उसको, है ना। तो नजरों को धोखा देता है, देखने वाले को दिखाई नहीं देता क्योंकि बैकग्राउंड की तरह ही दिखता है। तो वही मिमिक इमिटेशन ये है कि राइटर ओरिजिनल वाले को मिमिक करके, उसको कॉपी करके ट्रांसलेटेड वर्क वो बना देता है। मतलब उससे जो प्रोडक्शन होगी उसको हम बोलेंगे कि वो ट्रांसलेटेड वर्क है, क्योंकि वो इमिटेशन से रिजल्ट हुआ। बन जाएगी बात इतनी। तो तीन चीजें होगी। अभी इसमें और भी चीजें आएंगी, लेकिन फिलहाल हम लोग इसी पे फोकस कर रहे हैं कि उसने बोला क्या। ये बोला कहाँ है उसने, जो उसने प्रीफेस लिखा, एपिस्टल्स, प्रीफेस टू ओविड्स एपिस्टल्स। पूरा नाम देख लो, जॉन ड्राइडन ने लिखा है। उसने क्या किया, ओविड की एपिस्टल्स ट्रांसलेट किए। फिर जब ट्रांसलेट कर बैठा तो उसके बाद इस बुक का बनाया प्रीफेस। प्रीफेस होती है इंट्रोडक्शन किताब की। जॉन ड्राइडन ने खुद ही ट्रांसलेशन किया। और इस प्रीफेस टू ओविड एपिस्टल्स वाली बुक में उसने ये थ्योरी दी अबाउट द ट्रांसलेशन प्रोसेस, कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस कैसी होती है। मतलब देखो ना, उसने ट्रांसलेशन किया, उसको खुद को दिक्कतें महसूस हुई होगी कुछ, यार ये प्रॉब्लम आ रही है ट्रांसलेशन करने, वो उसने सारा मेंशन कर दिया उसके प्रीफेस में। वो प्रीफेस आपके सिलेबस में कि आपने वो पढ़ना है और उसके आइडियाज। तो उसके आइडिया नक्शल में मैंने पहले बता दिया आपको कि नक्शल में उसने क्या बोला है। निचोड़ क्या है उस प्रीफेस का, कि कितनी तरह के ट्रांसलेशन मेथड है, 3 तरह के ड्राइडन के अकॉर्डिंग। पहला मेथड मेटाफ्रेज, दूसरा मेथड पैराफ्रेज, तीसरा मेथड इमिटेशन। ठीक हो गया जी। मेटाफ्रेज माने वर्ड फॉर वर्ड, लाइन फॉर लाइन, एक लाइन के बदले में दूसरी लाइन लिख देगा वो ट्रांसलेट करके, शब्द को रिप्लेस कर देगा नई भाषा के नए शब्द से। सेंस फॉर सेंस में शब्दों पे ध्यान नहीं देगा, किसको बताएगा, सेंस को, सामने वाली भाषा में, टारगेट लैंग्वेज में सेंस को लेके जाएगा। और इमिटेशन में ओरिजिनल से सिर्फ हिंट लेगा, लिखेगा अपनी मर्जी से। उसमें उसके पास फुल लिबर्टी है। लिबर्टी माने स्वतंत्रता, कि वो बाउंड नहीं है किससे, ओरिजिनल से। समझ रहे हैं बात कुछ, है ना। जैसे देखो ना, हम लोग नॉवल पढ़ के मूवी बना लेते हैं, और वो मूवी जो बनती है वो नॉवल से मैच भी नहीं करती, कुछ हद तक थोड़ा सा चेंज कर देते हैं चीजों को। जैसे हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस की मूवी देखी, देखी मर्चेंट ऑफ वेनिस का, मैंने बोला था प्ले की, मैंने दिखाया भी था शायद, मर्चेंट ऑफ वेनिस वाला देखा आप लोगों ने? तो आप लोग नहीं होंगे आए हुए, मैंने यहां दिखाया हुआ, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है मर्चेंट ऑफ वेनिस वाली। शायद आपको लिंक दिया था मैंने या कुछ ऐसा, बॉब पेक एज शाइलॉक ऐसा करके एक लिंक दिया था। तो उसमें आप देखोगे जो हमने प्ले पढ़ रखा है उससे डिफरेंट कर दी है कहानी, कुछ एपिसोड गायब कर गया। तो वो बेसिकली अडेप्टेशन है एक तरह की, इमिटेट किया है वहां पे सेम को, वो भी एक ट्रांसलेशन का एग्जांपल। चलिए
अच्छा ये लिखना है एक ना, एडेप्टेशन। ये ड्राइडन ने तो नहीं दिया, लेकिन एडेप्टेशन भी एक तरीका है, इसके ऊपर भी नोट लिखने को आता है। अडेप्टेशन हेडिंग दे दो, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन इज जनरली डिफाइंड एज, adaptation is generally defined as something produced by modification, something produced by modification, or the action or process of, or the action or process of adapting, fitting, or suiting one thing to another. Adapting, fitting, or suiting, SUITING, suiting one thing to another. Full stop. In practical terms, adaptation is conversion of a literary composition, from one medium to another, full stop. A common example of adaptation is production of movies, which are based on stories taken from novels or popular fiction, फुल स्टॉप। इसमें कुछ चीजें और डालनी है, अभी आप लोग लिख लोगे खुद ही। पेज नंबर 63 पे जाइए, ये पॉइंट्स बने हुए हैं, ये सारे अडेप्टेशन के टाइप्स हैं। तो पहले से लेके 5, उसके बाद अडेप्टेशन एज पैरोडी, ये भी इसी में डाल देना है। इसमें शुरुआत ही लेनी है बस, अडेप्टेशन एज पैरोडी में शुरुआत। और एग्जाम्पल के तौर पे नीचे वाले पैराग्राफ में लिख रखा है, अरिस्टोफेन्स स्प्लेंडिडली पैरोडीड द प्लेज ऑफ यूरिपिडीज, सर्वांतेस, डॉन क्वाइटे, पीरियोडिक chivalric romances, Henry Fielding's novel Joseph Andrews parodied Samuel Richardson moral novel Pamela, और मैक्स Beethoven's Beerbohm's Christmas Garland wickedly parodies such authors as Kipling, Conrad and Henry James। मतलब फिर मैं समझा दूंगा, आपने इतना इसको करके लाना, क्या समझे, तब अडेप्टेशन वाला कंप्लीट होगा। और इंटरप्रिटेशन इससे आगे दे रखा है, और ये वाला बार बार आता है पेपर में,
डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रिटेशन एंड ट्रांसलेशन। ये वाला पॉइंट भी देख लेना, 65 पेज पे लास्ट में दे रखा है, इस पे नोट आता है लिखने को, इंटरप्रिटेशन और डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन मिला, लास्ट में दिया इस चैप्टर पे। ये वाला पॉइंट बार बार आता है।